आ गए स्टूडेंट्स आप लोग? चलिए हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आज के अपने टॉपिक में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा न्यू चैप्टर है वेक्टर एंड स्केलर। यहाँ पर हम वेक्टर और स्केलर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम वेक्टर की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे और स्केलर की भी। मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको उनसे जुड़ी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया पर आइए और उन वीडियोज़ को देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना आज का चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 3 स्केलर एंड वेक्टर्स। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। क्या होती है स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन? एक बार हम कुछ रिवीजन अपने चैप्टर का कर लेते हैं। स्केलर किन्हें बोलते हैं? स्केलर हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि हमारा मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब हमारे क्या होते हैं? स्केलर्स होते हैं। ये हमारे स्केलर्स के एग्जांपल है। वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटी होती हैं? वेक्टर हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारा वेलोसिटी, ये सब हमारी किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? वेक्टर के। फिर हमने टॉपिक पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होती है? इक्वलिटी यानी दो वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं? कब इक्वल होते हैं दो वेक्टर? जब उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने एडिशन पढ़ा था। दो वेक्टर को कब ऐड किया जा सकता है? जब वो ट्रायंगल रूल को फॉलो करते हैं। यानी वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारा ट्रायंगल रूल फॉलो होना चाहिए। और एक क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है लेकिन वो ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं कर रही है एडिशन के लिए, वो हमारी वेक्टर नहीं हो सकती है। ठीक है। क्लियर है इतना स्टूडेंट? समझ आ गया इतना? क्या स्केलर होते हैं, क्या वेक्टर होते हैं और क्या डेफिनेशन है? ठीक है, हो गया इतना क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए तो हम अपने आज के लेक्चर पर बढ़ते हैं। हमारा आज का लेक्चर क्या है? हम आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले करने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी जो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है ना, जब हम उनको प्लस करते हैं, कुछ भी उनको कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं सारे टॉपिक क्लियर कर लेती हूँ कि मेरे आज के चैप्टर के टॉपिक क्या क्या हैं आज के लेक्चर के। दूसरा आएगा हमारा टॉपिक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि जो हमारा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीसरा होगा मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसके साथ अगर हमें वेक्टर की मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर का घटाना। तो चलिए आइए बिना देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे 4 टॉपिक हैं। जैसे कि इसमें पहले मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पहले मैं ये दोनों टॉपिक कराऊंगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इसकी बाद में कराऊंगी, क्योंकि ये दोनों लंबे टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, तो हम पहले इनको कर लेते हैं, इनको हम लास्ट में करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम क्या देखते हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को हम एक नंबर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मान लिया हमारा लेट वेक्टर ए हमारा एक वेक्टर है, ठीक है। इसका नोटेशन ये होता है वेक्टर का, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। इसी तरह से हमारा कोई नंबर है के, ठीक है। ये हमारा वेक्टर इज वेक्टर ए एंड के इज अ नंबर, ओके। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है हमारा? इतना। तो अब हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर ए और के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमने मान लिया हमारा जो रिजल्टेंट आया ना, वो वेक्टर बी आया, ओके। क्या आया हमारा रिजल्टेंट? वेक्टर बी। तो अगर मुझे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या होगा? वेक्टर के ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है तक? तो ये हमारा एक वेक्टर को दूसरे एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर एक नया वेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है, क्योंकि हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो जाहिर सी बात है इसमें इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी वेक्टर बी की? वेक्टर बी की डायरेक्शन की देखो स्टूडेंट्स कुछ कंडीशन है, वही वो हमारी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेगी। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर एक क्या है? दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हमारी वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए के जैसी होगी या फिर इसके अपोजिट होगी। तो अब क्या कंडीशन है कि हमारी वेक्टर ए के इक्वल हो या अपोजिट हो। तो देखिए जब हमारा के प्लस है यानी कि हमारी पॉजिटिव नंबर है, तो उस कंडीशन में वेक्टर बी की डायरेक्शन और वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। लेकिन अगर के हमारा नेगेटिव है, ओके, अगर हम के हमारा क्या है? नेगेटिव, तो वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव यानी अपोजिट हो जाएगी। ये हमारी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की यहाँ कंडीशन होती है कि कब हमारी डायरेक्शन इनिशियल वेक्टर की जैसी ही रहती है फाइनल वेक्टर की, और कब हमारी इनिशियल वेक्टर से अपोजिट हो जाती है फाइनल वेक्टर की। तो कब होती है स्टूडेंट्स? जब हमारा जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव होगा, तो इनिशियल और फाइनल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन अगर हमारा नंबर बदल जाता है यानी नेगेटिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सबट्रैक्शन पे। सबट्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि हमें नाम से पता है सबट्रैक्शन यानी घटाना। दो वेक्टर को हम कैसे घटा सकते हैं? देखो हम वेक्टर को प्लस कैसे करते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये जो ये लाइन होती है ना, ये हमें क्या बताती है? इसका एडिशन बता देती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन ना की, तो ये लाइन, तो ये हमारी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बता रही है। अब माइनस में क्या करना होगा? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर इन दोनों में से एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो नेगेटिव हो जाएगा वेक्टर, और वहाँ पे हम माइनस निकाल लेंगे। यानी अगर हमारा वेक्टर भी ऐसे आ जाए सपोज माइनस वेक्टर बी, तो इस कंडीशन में अब जो ये लाइन है ना हमारी, ये हमारी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को बताएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? कैसे निकालते हैं हम नेगेटिव वो सबट्रैक्शन दो वेक्टर्स का? कुछ नहीं करना होता, सिंपल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे इस बार हमारा इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे इस तरह से हमारा एंगल भी चेंज हो जाएगा। ये एंगल अलग होगा और ये एंगल अलग हो जाएगा, तो हमारा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा और हम इनका सबट्रैक्शन निकाल लेंगे। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सबट्रैक्शन का? आइए देखते हैं। सबट्रैक्शन क्या होगा? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी ये ऐसे था। देखिए भी ऐसे कैसे हुआ, आइए हम बताती हूँ। मैंने क्या बताया था? एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल वो इनसाइड होती हैं, तो ये लाइन हमारी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को शो करती है। लेकिन अगर ऐसे ना कंडीशन आके ऐसे आ जाए, दोनों की ही टेल को इंसाइड हो रही है, तो ये वाली लाइन इस बार यहाँ पे हमारे पैरेललोग्राम की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमारी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को दिखाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? इसी तरह से ये लाइन जो है, अगर ये हमारा वेक्टर वेक्टर बी था ये, और ये माइनस वेक्टर बी है, तो ये लाइन क्या दिखाएगी? हमारी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, सबट्रैक्शन भी हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मैग्नीट्यूड पर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी जो हमारा रिजल्टेंट आता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये तो हमारा विद डायरेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट का? पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड हमेशा एक कैसी क्वांटिटी होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें कभी भी हमारा वेक्टर तो होता नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ उसका रिजल्टेंट बताता है। तो ये हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसको हम
किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? पाइथागोरियन थ्योरम की हेल्प से। हमारे मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम होती है जो हम पढ़ते हैं 8th क्लास से ही मैथ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है हमारी? अगर हमारा एक ट्रायंगल है विद राइट एंगल, ओके, कैसा है हमारा ट्रायंगल? राइट एंगल के साथ है, तो हमारी एक क्या होता है इस राइट एंगल में? एक हमारा बेस होता है, एक हाइट होती है, और एक क्या होता है हमारा? हाइपोटेनस। क्या होता है ये? हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर हमारा इस तरह से आ रहा है तो हमारा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर क्या होता है हमारा? वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी सी, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है ट्रायंगल को ऐड करने का। ट्रायंगल्स की जो अलग अलग हमारी साइड्स होती हैं उनको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड डेफिनेशन मैग्नीट्यूड की क्या होती है? डिफाइन अबाउट साइज और लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी ये हमारे वेक्टर के साइज और लेंथ के बारे में बताता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये निकालते हैं हम, इसमें से हम डायरेक्शन छोड़ते हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी होती है। जब ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, क्योंकि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ हमारा स्केलर होता है तो ये या तो जीरो होगा या एक पॉजिटिव नंबर होता है। क्लियर है इतना? एक और इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। यानी अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो अगर हम इस तरह से लगा देते हैं ना साइन, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। यानी कि अगर इस तरह से हमारा आ रहा है रिजल्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या इसका फॉर्मूला होगा? देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, एक सिंपल सी ट्रिक है, याद रखनी है। जब भी हमें मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना हो ना, ये हमारा एक डेरिवेशन होता है, ये हमारा फिजिक्स में यूज भी होता है कई बार, और ये हमारी प्रॉब्लम्स में भी आ जाता है, एग्जाम्स में भी कभी कभी। तो इसके लिए हम सबसे पहला रूल हमारा ये होगा, हम पैरेललोग्राम रूल फॉलो करेंगे। यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम क्रिएट करना होगा, और उसका रूल फॉलो करते हुए हम रिजल्टेंट निकालेंगे एडिशन का। ठीक है, सिंपल हम एडिशन के लिए फॉर्मूला निकालेंगे और वही हमारा सब्सट्रैक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो क्या कैसे करेंगे हम? देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले तो हम ये पढ़ते हैं। अगर इस तरह से है, इस तरह से है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है ए, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐसे है। तो एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? और डायरेक्शन क्या होती है हमारा? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। इस तरह से जैसे हम जा रहे हैं, ये x एक्सिस के अलोंग होगा और ये y एक्सिस के अलोंग होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी हमारी? tan थीटा, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा इक्वल्स टी कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाती है। तो चलिए हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का डेरिवेशन देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या बताया, उसके लिए हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। क्या है हमारा पैरेललोग्राम लॉ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड? इसमें क्या करेंगे, हम दो वेक्टर्स को लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, और उन दोनों की हेल्प से हम एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे और उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या मिल जाएगा हमें? सपोज हमारा वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और एक वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड बी है,
तो हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, रूट स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो ये निकल के आएगा, ठीक है। और इसी तरह से डायरेक्शन आ जाएगी हमें हमारी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे tan अल्फा निकालेंगे हम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारी वेक्टर ए और जो हमारा रिजल्टेंट है उन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है ना, उन दोनों के बीच का एंगल, वो हमारी डायरेक्शन बताती है रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ठीक है। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स। तो आइए हम इसका डेरिवेशन करते हैं, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी सा ही टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस आपको, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमारा वेक्टर ए क्या हुआ, इस तरह से हम मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और इस तरह से ये वेक्टर बी है, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये है, सपोज इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। अभी मैंने प्लस में बताया था ना, दोनों की टेल कोइंसाइड है, तो ये जो ये लाइन होगी ना, ये हमारी क्या बताएगी, रिजल्ट आएगा। तो इसको करने से पहले हमें पैरेललोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से आ गया और ये इस तरह से। तो ये लाइन क्या बताइए हमारी, इसका रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए बी सी और डी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट डी है ना, इससे हम ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और इस पॉइंट को क्या मान लेंगे हम, पॉइंट ई, ठीक है। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम मान लेते हैं ये जो ये एंगल है ना, ये हमारा कितना है, अल्फा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल, ये अल्फा है। यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा और ये थीटा क्या होंगे, इक्वल। ये भी हमारा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, ये रूल होता है, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे है, ये एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, और जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा पैरेललोग्राम क्रिएट होता है इसमें क्या होगा, ये दोनों साइड कोइंसिडेंट होंगी और ये दोनों साइड कोइंसिडेंट होंगी। जो अपोजिट साइड है वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। यानी जो इसका साइज है वो इसका साइज होगा, जो इसका साइज है वो इसका, यानी ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर बी ही मानी जाएगी। क्लियर है इतना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं ट्रायंगल ए डी ई की। हमारे पास क्या था, हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो है कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है हमारी, राइट एंगल पे। वेरी गुड, राइट एंगल पे क्रिएट पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। इसीलिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाल के राइट एंगल को क्रिएट किया है, क्योंकि हमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर यहाँ पे हम इसको नहीं करते तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती थी, और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत होती है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आइए अब हम वैल्यू निकालते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए डी की। ए डी क्या है हमारा, ए डी है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ओके। इसके लिए ये हमारा बेस का काम करेगा, ये हाइट का और ये हाइपोटेनस का, ओके। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें कुछ और चेंज हो सकता है, ए ई, हमें ए ई की वैल्यू नहीं पता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू इतनी है हमारी, वेक्टर ए।
और एक वैल्यू हमारे पास बी डी, ठीक है, बी डी, बी डी कितनी है हमारी, वेक्टर बी, ठीक है। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक तो हमें, और एक फाइंड करनी है हमें ई डी की वैल्यू। अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज होंगी तो हम अपनी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे और अपना रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे, क्योंकि हमें बी ई ये वाली और ये वाली वैल्यू ही तो निकालनी है ना स्टूडेंट्स, कोई डाउट, कौन सी वैल्यूज निकालनी है, ये और ये वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम इतना लंबा तामझाम ना करके सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ना। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू हम जानते हैं, बाकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो तो वैलिड होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक नोन वैल्यू है। अगर हमारे पास दो नोन वैल्यूज होती तो हम तीसरी वैल्यू निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो तो हमारी अप्लाई नहीं हो सकती। तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, हम अप्लाई करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल। ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोसाइन थीटा इन ट्रायंगल BED, ठीक है, हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और टेन थीटा की भी निकाल लेते हैं। चलिए ये तीन वैल्यूज यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा के लिए क्या वैल्यू होगी, देखिए इनके फॉर्मूले होते हैं इनकी वैल्यूज निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में, आपने 9th 10th में वो पढ़े लिए हैं, तो वहाँ पे हम वक्त ज़ाया नहीं करते और सीधा करना स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास होती है, वो होती है हमारे पास हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ओके, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू होती है। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हाइट अपॉन बेस, ठीक है, क्लियर है इतना, ओके वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइट कितनी है हमारी हाइट यहाँ पे कितनी है ईडी, तो ईडी अपॉन हाइपोटेनस कितनी है इसकी बीडी, ठीक है, तो ईडी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ईडी की, तो बीडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बी, तो ईडी कितनी आ जाएगी हमारी बी साइन थीटा, ओके, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, ईडी की वैल्यू हमारी क्या आई बी साइन थीटा, ओके, क्योंकि ईडी है बीडी को हमने साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बी ई अपॉन बी डी, तो यहाँ से हमारी बी ई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी बी कॉस थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाइट कितनी आई हमारी ई डी, ओके, अपॉन बी ई, ठीक है, तो हम इसे ही छोड़ देते हैं, हम इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लिखते, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं जो हम अपने इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं, आइए हम अपने यहाँ पर वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए डी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी वेक्टर ए, बी ई की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी अभी निकाली है ना, क्या ये बी कॉस थीटा, ओके, देखो ये बी ई कितनी है हमारी बी कॉस थीटा, और हमारी ई डी कितनी है बी साइन थीटा, तो ई डी कितना लिख लेंगे हम बी साइन थीटा, क्लियर है इतना स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। चलिए तो वैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ तो डाउट की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आप ही के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ प्रॉब्लम कर रही हूँ और कहाँ मुझे ठीक करना है, ओके। आइए तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ए बी कितना है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए प्लस
यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेक्टर नहीं लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पर हम वेक्टर छोड़ देंगे, स्क्वायर प्लस ई बी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हम 8th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स के अंदर, तो ये मुझे ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैथ्स और बायो दोनों के ही स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये क्या होती है हमारी, ये हम 10th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, 1। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा होल स्क्वायर है, इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये क्या निकल गया हमारा, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या हमारे मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है। यानी ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट होता है, जो हमारा मैग्नीट्यूड आता है उसका रिजल्टेंट, मतलब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या है, हमारे नंबर्स आ रहे हैं मैग्नीट्यूड, वहाँ पे हमारी कोई डायरेक्शन इसमें नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन हमारी क्या होती है, डायरेक्शन के लिए हमने tan थीटा यूज़ किया है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम tan थीटा यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमारी डायरेक्शन क्या है, आइए पहले हम अपनी डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल यानी अल्फा, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा की, ठीक है। तो आइए हम tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी हमारी, डायरेक्शन होगी tan अल्फा, तो यानी हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से हाइट अपॉन बेस होती है tan थीटा, तो हाइट क्या है यहाँ पे हमारी, बोलिए, बोलिए, हाइट होगी हमारी ईडी, क्योंकि यहाँ पे हम tan थीटा निकाल रहे तो फॉर्मूला तो हमें ट्राइंगल के लिए ही यूज़ करना होगा, राइट ट्राइंगल के लिए, और राइट ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, हम ये थोड़ी यूज़ कर लेंगे, नहीं, हमें ये वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल कौन सा यूज़ करने वाले हैं, ए डी ई। तो हाइट कितनी हुई हमारी, ई डी अपॉन ई डी अपॉन हाइट अपॉन बेस, बेस कितना है इसका, ए ई। तो ई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बी साइन थीटा, यस अभी निकाली थी ना, ये रही हमारी ई डी की वैल्यू, अपॉन ए ई की वैल्यू कितनी है हमारी, ए ई के हम यहाँ से देख सकते हैं ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, tan अल्फा की। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, निकल गया हमारा रिजल्ट लाइन हमारी डायरेक्शन के लिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आया सब कुछ। आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, इसका हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो मेरा आज का लेक्चर बस इतना ही था। हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड पढ़ा है, सबट्रैक्शन पढ़ा है, और रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, ठीक है। तो आइए हम इनसे रिलेटेड थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल करें स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करती हूँ।
हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, देयर आर टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए, उनका इक्वल मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है ए, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू ए और वेक्टर बी भी हमारा कितना है, इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमें गिवन है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड की क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन, सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। तो हम ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट। ठीक, क्लियर है इतना। यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज रख देंगे। वैल्यूज हमारी क्या क्या है, वेक्टर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा स्क्वायर रूट आ गया इसका। तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर, इसमें ये 2a स्क्वायर हो गया और ये भी 2a स्क्वायर है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, या तो हम इसको यहीं भी छोड़ देंगे या हम इसको आगे सोल्व करके एक टर्म में ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे आइए देखते हैं, चलो सोल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए जब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, 2a स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है और हम ये वैल्यू वहाँ से लेके आए हैं। 1 कोस 2 थीटा, अगर हम कोस 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1, सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने थीटा की बात की है तो थीटा हो गया और ये हाफ हो गया जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, ऐसे होके ये आ जाएगी वैल्यू। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 4 बन गया। 4 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 2, तो 2a cos थीटा बाय 2, तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट। इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो बी की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, बी की वैल्यू वापस वही है ए कॉस थीटा। अब हम इसके अंदर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो tan अल्फा हमारा कितना हो गया, 2a साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इस तरह से हो गया, ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस थीटा हो गया, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला हमने अभी अप्लाई किया है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, बढ़ते हैं, क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, देयर आर टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल। कितना है, 5 यूनिट, यानी वेक्टर ए भी हमारा 5 यूनिट है
और वेक्टर बी भी हमारा 5 यूनिट है, ठीक है। और हैविंग एन एंगल 60 डिग्री, और उनके बीच का एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, यानी थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री। क्लियर है इतना। फाइंड द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सम ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, और डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये क्या है। आइए हम इस प्रॉब्लम को अपने ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे। आइए चलो हम पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही निकालते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, ए इसकी वैल्यू कितनी है 5, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 cos 60 डिग्री, 25 प्लस 25 प्लस 5 5 से 25 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 50 cos 60 डिग्री। सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम 50 डिग्री अगर इसमें से हम 50 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस cos 60 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ से दोनों 25 प्लस 25 हो गया 50, और इसको हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, तो कितना हो गया 50 इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा का जब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 60 को हम क्या लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 30, तो ये कितना हो गया कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कैसे हुआ, जब हम यहाँ पे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस, ठीक है, हो जाएगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, सॉरी क्या और लिख लेंगे हम इसको कोस 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, ये लिख लेंगे ना। तो जैसे हमने अपनी इक्वेशन में किया था ऐसे ही करेंगे, आप अपनी इक्वेशन को रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसका हमारा क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो ये कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई आएगा कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 50 मल्टीप्लाई, बताइए बताइए क्या होती है कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इसका रूट हो जाएगा, ये रूट के अंदर है, और ये क्या है हमारा इसका स्क्वायर। ओके, क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं। स्टूडेंट्स एक गड़बड़ हो गई है, ये ना ये हमारा मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 50, देखो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 50 मल्टीप्लाई √3 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई 2/4, तो 2 2 या 4, 2 से कितना हो जाएगा 25, ये से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई √3 स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5√3, 25 का रूट कितना होता है 5, √3 स्क्वायर का कितना हो जाएगा √3, तो यानी कि इसका हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा पॉजिटिव का 5√3 यूनिट, ठीक है। इसी तरह से हम नेगेटिव निकालेंगे। देखिए नेगेटिव में हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए है ये वेक्टर बी, तो ये लाइन हमारी वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी हो जाती है। ये एंगल इसमें कितना शो किया है हमें 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो क्या करेंगे हम, हमारा ये आ जाएगा नेगेटिव माइनस वेक्टर बी, तो ये वाली लाइन क्या दिखाएगी हमारी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को। तो अब यहाँ पे ये एंगल देखना पड़ेगा हमें, ये एंगल कितना है, और ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए।
तो देखिए हम इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पूरा एंगल निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ भी पूरा एंगल था। ये 60 डिग्री है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये कितना है मेरा 180 डिग्री। 180 हो गया, 60 भी हो गया, ठीक है। तो ये बचा हुआ कितना हो गया, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल होता है ना, ये कंप्लीट एंगल अगर मैं बात करूँ तो ये 360 का होता है। क्लियर है इतना? तो जो हमारा ये बचा होगा 360 में से, इस टोटल को हम 360 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, थीटा यहाँ पे हमारा 120 डिग्री है। बाकी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू बदल जाएगी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना हो जाएगा हमारा, आइए शुरू करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे हम प्लस का ही रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही टर्म आनी है ना, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे थीटा की वैल्यू होनी चाहिए सही। ये कितना हो गया ए स्क्वायर, तो वही 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कोस 120 डिग्री। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? तो ये कितना हो गया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉमन ले रही हूँ, अभी पीछे लिया था 50 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस कोस, इसको मैं लिख लूँगी 2 मल्टीप्लाई 60 डिग्री। ओके, डायरेक्ट कोस टू थीटा में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 50, 1 प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला वही 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 60 डिग्री। देखो फ्रेंड्स, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछली प्रॉब्लम में डिटेल डिस्कस कर दिया है। अभी इस प्रॉब्लम के लास्ट पार्ट में ए प्लस बी में, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। आप इसको चेक कर सकते हैं वीडियो को वापस रिवाइंड करके। तो ये कितना हो गया कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो कोस 60 होता है ना उसकी वैल्यू होती है हमारी 1/2। कितनी होती है कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, 2 2 जा 4, 2 50, 25 2 जा 50, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया √25। तो इसीलिए हमारी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हुआ था हमारा, वो हुआ था हमारा 5√3 यूनिट। तो ये हमारे रिजल्ट आ गए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मेरा आज का टॉपिक इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना